हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी वीडियो में एक सिस्टर का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। साथ ही लूँगी आप लोगों के सवाल जो आपने कमर दर्द और स्लिप डिस्क से रिलेटेड मुझसे पूछे हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हैं सुलोचना देवी जी, जिन्होंने मुझे मैसेज किया था अभी 2 दिन पहले। इन्होंने लिखा है कि अभी कमर में दर्द है बट पहले जितना नहीं है। मैंने जब आपका वीडियो देखा था तब मुझे लगा कि मैं भी ठीक हो सकती हूँ। अगर आप ठीक हो सकते हो, सभी सभी ठीक है। 15 डेज ही हुए हैं, मैं पूरा परहेज कर रही हूँ, आगे भी करूँगी और यही प्रे करती हूँ कि सब पॉजिटिव रहें। पहले खुद से प्यार करें। जब तक हमारी बॉडी ठीक है तो सब ठीक है, नहीं तो कोई साथ नहीं देता। ये इनका एक्सपीरियंस है और सच्चाई भी है इसमें बहुत हद तक। काम की, करियर की, रिश्तेदारों की टेंशन छोड़ें और खुद के लिए जो सही है पहले वो करें। ये बात मैं भी अपनी वीडियोस में कहती हूँ और सुलोचना जी ने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। और यही हकीकत है कि आपका शरीर आपका सबसे बड़ा साथी, सबसे बड़ा रिश्तेदार है। ये शरीर चल रहा है तो पूरी दुनिया, हर दुनिया की हर चीज़ आपके काम आने वाली है, अदरवाइज सब बेकार हो जाती है। और जिन लोगों को हम सोचते हैं कि वो हमारा साथ देंगे, अक्सर वही सबसे पहले साथ छोड़ देते हैं। ये हकीकत है, ये नेचर है दुनिया का कि दुख के साथ जो रो रहा है ना, उसके साथ रोने वाला कोई नहीं होता, लेकिन हंसने वालों के साथ पूरी दुनिया शरीक होना चाहती है हंसने के लिए। ठीक है, तो सुलोचना जी, अभी आपको रिलीफ है, मुझे जानकर बेहद खुशी हुई। और मैं बस अपनी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन जो मैं डाल सकती हूँ वो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि जिस वक्त मैं इस तकलीफ़ में थी तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे जो 2-4 चीज़ें समझ में आई वो मैंने की, लेकिन वो इतनी, मतलब मैं सीरियसली कभी फॉलो नहीं की क्योंकि कोई ऐसा बताने वाला नहीं था। पर मुझे खुशी है कि अगर किसी को परहेज के बारे में जानकारी अगर मिल जाती है और वो सही तरीके से उसे फॉलो कर लेते हैं तो उसी से उनको रिलीफ आना स्टार्ट हो जाता है और उससे पॉजिटिविटी आती है। तब जाकर किसी किसी को समझ आता है कि ये तकलीफ की असल जड़ कहाँ पे छिपी है। आपने जो मैसेज किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप ये चीज़ अपने लिए तो ध्यान ही रखें, दूसरों को भी ये हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आपका प्रिकॉशंस आपकी इस तकलीफ से उबरने में आपका सबसे बड़ा हथियार है। ठीक है, तो किसी के लिए भी उसे मत छोड़िएगा। मैं आपको सही में बताऊं तो कई बार ऐसा हो जाता था कि दूसरे कोई नहीं समझते हैं कि आप किस सिचुएशन में हो और आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। सबको लगता है कि अरे बहाना है काम से बचने का, लेकिन हमें पता है कि जब मैं 2-3 बार मैंने एक्सपीरियंस किया कि मेरा दर्द गया और किसी किसी वजह से वो, या तो किसी मजबूरी में या किसी जानबूझकर अनजाने में जो मैंने किया, मुझे पता नहीं था उस वक्त कि मैंने कुछ काम किया या मैं खड़े रही 1-1.5 घंटा, तो उसकी वजह से तो जो ठीक हुआ हुआ दर्द था वो वापस दुगनी तेजी से और बहुत ही तेजी नहीं, मैं ये कहूँगी बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में आया। तो चाहे कोई कितना भी अहम काम हो, ज़रूरी काम है, मैं ये समझ गई कि अब अगर मैंने वो ज़रूरी काम अभी अपने ऊपर ले लिया तो मैं बाकी की जो मेरी लाइफ का पूरा दिन का जो काम है वो सब से हाथ धो बैठूंगी। तो चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैंने उस सिचुएशन से बचने के लिए मैंने उससे किनारा किया और धीरे 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 वो रिपेयरिंग जो है वो कांस्टेंट हो गई, मतलब वो फिक्स होती चली गई धीरे धीरे। जो एक बार दर्द, मतलब अगर आराम आया फिर दर्द बढ़ गया, फिर आराम आया फिर दर्द बढ़ गया, ऐसी सिचुएशन थी। उसमें धीरे 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 कमी आती गई और वो फिर एक ऐसे स्टेज में आया कि जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिलीफ, बिल्कुल रिलीफ फील हुआ। कोई पेन नहीं, कुछ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आपने भी ध्यान रखना है, अपनी बॉडी पे फोकस रखना है, अपनी बॉडी को आराम की तरफ लेके जाएं, तकलीफ से बचाएं। ठीक है, तो आई होप कि आपको भी सुलोचना जी के जो एक्सपीरियंस है, भले ही उन्हें बहुत कम टाइम का है, 15 डेज है, लेकिन उनका ये कहना कि अब दर्द बहुत कम है, पहले जितना नहीं है, ये 15 डेज का ही रिजल्ट है। तो बहुत अच्छी बात है कि उनको जो भी आप मेडिसिन ले कंटिन्यू कर रहे हो उनके साथ प्रिकॉशंस ज़रूर फॉलो करें और उसे
आगे तक लेके जाएं। प्रिकॉशंस को ये मत समझिए कि मैं 1 महीने में चटपट ठीक होके मैं फिर से वो सब करने लगूं जो पहले कर रहा था या कर रही थी। तो वैसे थोड़ा सा इस प्रॉब्लम में मुमकिन नहीं है। और मेरी यही सलाह है कि अपने आप को बचाते हुए चलिए, वापस से उस सिचुएशन में जाने से अपने आप को बचाना है। ठीक है जी। तो चलिए अब आप लोगों के सवाल लेती हूँ जो आप मुझसे पूछे हैं। ये सबसे पहला सवाल है, किसी ने पूछा है कि यूनानी मेडिसिन अगर ले रहे हैं तब आंवला का जूस ले सकते हैं क्या? तो देखिए, मुझे जहाँ तक पता था कि आयुर्वेदिक और यूनानी में खटाई मना होती है, और आंवला क्योंकि उसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है, खट्टा होता है, तो इसलिए वो मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी से कंसल्ट करके मेडिसिन ले रहे हो तो उनसे आप पूछिए और तब आप उसका इस्तेमाल करिए जिस भी तरीके से वो बताते हैं। अदरवाइज़ मेरा तो यही कहना है कि आप खटाई को इस वक्त इंक्लूड ना करें। आप चाहे किसी भी पर्पज़ के लिए ले रहे हों, लेकिन अभी थोड़ा स्टॉप कर दें जब तक आपकी 70-80% तक रिकवरी ना हो जाए। ओके। अगला सवाल लक्ष्मी जी का है, जिन्होंने पूछा है कि क्या ट्रीटमेंट लेने के बाद निकली हुई डिस्क वापस से अपनी जगह सेट हो जाती है? हो जाती होगी, तभी तो आप इस दर्द से निजात पाते हो, आप अपनी लाइफ के सारे काम स्टार्ट कर देते हो, तो ये सेट ही हो जाती होगी। और आपने पूछा है कि मैम क्या आपने ठीक होने के बाद एमआरआई कराया? मैंने बिल्कुल नहीं कराया है एमआरआई, क्योंकि मैं जिस तकलीफ से थी मैं तो चारपाई में ही लेटी हुई थी, मैं तो उठ ही नहीं सकती थी, करवट भी नहीं ले सकती थी। टेल बोन से इतना भयानक पेन था, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी कंडीशन में सुधार आते गया, यही मेरे लिए ठीक होने का संकेत है। तो मुझे एमआरआई कराने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। और आप ध्यान रखें कि एमआरआई, बहुत से पेशेंट हैं जिन लोगों को ये प्रॉब्लम अभी अभी हुई है, जो लोग समझ नहीं पाते हैं, वो एमआरआई पे एमआरआई बार बार कराते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना, आपके एमआरआई कराने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने ऊपर अपनी कंडीशन को सुधारने के लिए खुद पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो एमआरआई में बस आपकी जो रिपोर्ट है वो ऊपर नीचे हो जाएगी, थोड़ा बहुत बस इतना ही होगा। ठीक है, तो उस पे ध्यान ना देके आप बीमारी को ठीक करने पे ध्यान दें। ये अगला सवाल भी लक्ष्मी जी का ही है। इन्होंने पूछा है कि मुझे 1 साल से L4, L5, L5S1 हल्का सा डिस्क बल्ज है, ओनली कमर की निचले हिस्से में दर्द रहता है, बिना चेयर के बैठ नहीं पाती हूँ। ये अच्छी कंडीशन नहीं है, अगर आप चेयर के बिना नहीं बैठ पा रही हैं तो आपको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। भले ही थोड़ा सा डिस्क बल्ज बताया होगा डॉक्टर ने, पर स्टार्टिंग में थोड़ा सा ही होता है, बाद में वो जब तकलीफ बढ़ती चली जाती है तो फिर वो चेंज होती है कंडीशन, है ना। तो आपने कहा है एलोपैथिक आयुर्वेदिक मेडिसिन ले चुकी हूँ, थोड़ा सा आराम आता है बट पूरे तरीके से ठीक नहीं हो पा रही हूँ। देखिए, अगर वो थोड़ा सा जो आराम आता है ना, उस थोड़े से आराम को आप ये समझ लेती हैं और आप सोचती हैं कि आप ठीक हो गई हैं, तो आप वाकई में वही चीज़ें करती होंगी जो कि मैंने भी की थी स्टार्टिंग में, कि मुझे लगता था यार मेरे घर के काम कौन करेगा, मुझे तो सब कुछ ही करना है। तो उसमें झुकना भी पड़ता है, नीचे भी बैठना पड़ता है, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, तो ये सब कुछ मैंने किया उस थोड़े से आराम में। ठीक है, और उसके बाद जब मैं त्रस्त हो गई, बिल्कुल बेकार हो गए, दोनों पैरों से कंट्रोल चला जाने लगा, तो उस वक्त जब स्पाइनल कॉर्ड की मोटी नर्व पे जो प्रेशर आया, तो फिर समझ में आया कि ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो प्रिकॉशंस का मुझे धीरे धीरे डॉक्टर ने जो जो चीज़ें बताई वो अप्लाई की मैंने। तो आपको भी इस चीज़ का ख्याल रखना है, जब वो थोड़ा सा आराम आता है ना, तो खुशी खुशी में अपने आप को उस काम में वापस से पूरा मत झोंकिए। आपको काम करना है तो आप कर सकते हो, घर के काम करते हुए मैं ठीक हुई हूँ। तरीका मैंने बता रखा है, आप मेरी वीडियोस उठा के देखेंगे, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं स्लिप डिस्क रिलेटेड, उसमें मैंने बना रखी है। झाड़ू कैसे लगाते हैं, थोड़ा लंबा झाड़ू ले लीजिए, पोछा कैसे लगाते हैं, खड़े खड़े जिस तरीके से आप काम कर सकें बिना झुके, वो तरीका आपके लिए सुटेबल है। आप अपने काम को करें फिर लेट जाएं। आराम बहुत ज़रूरी है बीच बीच में, ये नहीं कि आप पूरे टाइम लगे हुए हैं, क्योंकि हमारी अपर बॉडी का जो पोर्शन है उसका ही वज़न काफ़ी है, और जहाँ पे डैमेज है ना हड्डी के बीच में, हड्डियों के बीच में छोटी सी एक क्या बोलते हैं डिस्क होती है, वो डिस्क जो है वो डैमेज हो गई है, वो फट गई है। ठीक है ना, तो उसकी वजह से वहाँ पे सूजन भी आई रहती है, वहाँ से जो जेल है, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो जेल बाहर आ जाता है, वो प्रेशर बनाता है,
जिनको हल्का सा डिस्क बल्ज होता है वहाँ पे सूजन की वजह से ही मेरे हिसाब से वहाँ पे जो है सूजन की वजह से प्रेशर आया रहता है। और दर्द तो कंटिन्यूस रहता ही रहता है, क्योंकि नसों में खून जो है वो अच्छे से बहता नहीं है, तो फिर आपको दर्द होगा ही होगा, ठीक है ना। तो आपने इन चीज़ों पे ध्यान रखना है कि आपकी वजह से वो जो डिस्क है वो और ज़्यादा ना डैमेज हो, उसको वहीं के वहीं रोक के पीछे की तरफ, मतलब वापस उसे रिटर्न अपनी सही कंडीशन में लाने की कोशिश करनी है। और उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने ट्रीटमेंट में प्रिकॉशंस का बहुत ध्यान रखें। आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना, पालथी मारना, सीढ़ी चढ़ना, टू व्हीलर बिल्कुल अवॉइड करिए। खाने में चावल, आलू, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें जिनसे गैस बनती है, वो चीज़ें एसिडिटी जो बनाती हैं, वो चीज़ें बिल्कुल बंद करिए कुछ वक्त के लिए। तो आपको ये जो है ना, ये आराम अच्छा खासा आराम आ जाएगा। और फिर उसके बाद बस झुकना और भारी वजन का प्रिकॉशंस एक लंबे समय तक आपको लेके चलना है। आई होप आप समझ पाए होंगे जो मैंने बताया है आपको। आपने कहा है कि आपकी बताई सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ, क्या ओनली फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है? ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ किसी किसी को हो भी जाता हो, मे बी, मैं इस चीज़ में श्योर नहीं हूँ। लेकिन आपको अपना जो ट्रीटमेंट है उसमें मेडिसिन, आपका फिजियोथेरेपी, आपका एक्सरसाइजेस, आपको जो जो चीज़ें डॉक्टर बताते हैं वो सब कुछ आप करके ज़रूर देखें, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ, ठीक है जी। इसके अलावा रुक्मणी जी हैं जिन्होंने पूछा है कि क्या आपको सोने पर टेलबोन के पास के हड्डी चुभती थी? तो रुक्मणी जी, ये मेरे साथ नहीं था कि टेलबोन चुभती हो। हाँ, मुझे टेलबोन वाले हिस्से में मुझे पेन ज़रूर होता था जब मैं सीधा लेटती थी। मुझे तो हर वक्त पेन था। जिस वक्त मैं उठ के खड़ी होती थी बेड से, बैठ तो मैं बिल्कुल नहीं पाई हूँ, ठीक है। बैठना तो बिल्कुल नामुमकिन हो गया था मेरे लिए किसी भी चीज़ पे, मतलब मैं कॉकिक्स कुशन पे भी नहीं बैठ पाती थी, ठीक है। तो उस टाइम मुझे टेलबोन से इतना पेन, खड़े होने पे, खड़े होके मुझे काफ़ी देर तक वो दर्द सहना पड़ता था जो टेल बोन से निकलता था। मुझे ऐसा लगता था हड्डी के बीच से कोई दर्द बाहर आ रहा है, मतलब बहुत ही प्रेशर के साथ दर्द उस वक्त होता था जब मैं खड़ी होती थी। अदरवाइज बैठ तो मैं सकती नहीं थी। बैठने पे तो आप सोच ही नहीं सकते हो कितना भयानक, मुझे लगता था सारे टिश्यूज वहाँ के डैमेज हो गए हैं, इतना भयानक दर्द आता था। वैसे मुझे पेन नहीं था, जैसे मैं लेटी हुई हूँ ना, तो मुझे वैसे पेन नहीं था। लेकिन हाँ, जिस वक्त टच होता था किसी किसी वक्त, या मैं फील करती थी टेल बोन के आसपास के हिस्से को, तो फिर वो दर्द मुझे वहाँ पे महसूस होता था। तो मैंने उसके बारे में सोचना भी छोड़ दिया कि मैं बिल्कुल उस पर फोकस ही ना करूँ, ठीक है। और जिनको टेल बोन से दर्द महसूस हो रहा है, वो एक्टिवा की ट्यूब में थोड़ी सी हवा भर के उसे चेयर पे रख लें। चेयर के बीच वाले हिस्से में आपको, सॉरी, जो ट्यूब है उसके बीच वाले हिस्से पे आपको बैठना है ताकि टेल बोन सरफेस को टच ना कर पाए। और वो भी सिर्फ उसी वक्त बैठना है जब आप कोई खाना खा रहे हैं, आपको ज़रूरी काम है, तब बैठें। अदरवाइज बैठना अवॉइड करिए टेल बोन से दर्द जिनको भी आ रहा है, क्योंकि उससे प्रॉब्लम बढ़ती है, ठीक है। उससे आपकी तकलीफ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो जितना कम बैठोगे उतना ही जल्दी वो ठीक होगा। और जल्दी का टाइम मैं बताऊं आपको, तो ये कोई मिनटों में या महीनों में ठीक होने वाली दिक्कत नहीं है। टेल बोन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, जो कि मैंने अपने साथ देखा है। मेरी कमर की, मेरे पैरों की, सुनपन की, सर्वाइकल की, हर चीज़ प्रॉब्लम मेरी क्योर हो गई थी। लेकिन टेल बोन से जो पेन है वो आफ्टर 1 ईयर आप मुझे जाके धीरे धीरे मैंने, मतलब बिना उसके, बिना ट्यूब के बैठना मेरा स्टार्ट हुआ था। ठीक होने के बाद भी 1 साल तक मुझे लगा, लगभग लगभग, कि मैं बैठूं। फिर मैं थोड़ा सा डरती भी थी कि कहीं वापस से दर्द ना जाए। तो आई होप आप समझ पाए होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ, कि थोड़ा सा एहतियात इसमें जो रखनी है। वो तो बाकी तो आपको करना ही है, जो स्लिप डिस्क वालों ने को बताया जाता है वो सब करना ही करना है। लेकिन टेल बोन के लिए अलग से ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है, ठीक है जी। ये अगला सवाल पूनम जी का है, जिन्होंने कहा है कि इनको L3, L4, L5, S1 में प्रॉब्लम है। बैक एंड हिप में भी झंझनाहट, पेन है, बहुत परेशान है, और सर्वाइकल भी है। देखिए पूनम जी, मैंने जो प्रिकॉशंस बताए हैं वो भी लीजिए। और जो भी ट्रीटमेंट, अगर आपने न्यूरो को नहीं दिखाया तो वो दिखा लें। अगर आपको एलोपैथिक से रिलीफ नहीं है तो फिर उसके साथ में आपने प्रिकॉशंस के साथ में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानीपैथी वाली मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं।
और एक ऑयल मैंने बता रखा है मसाज के लिए, उसकी मसाज दिन में 3 बार करें। वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इसी वीडियो के। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करिए, मेरी आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है। तो बाकी चीज़ों के लिए आप वीडियोस फॉलो करते रहें, लेकिन जो मैंने प्रिकॉशंस अभी आपसे पहले जो बताए हैं वो सब आपको वैसे ही करना है। साथ में आपको जो भी मेडिसिन, जो ट्रीटमेंट आपको रिलीफ दे वो आपको उसके साथ में करना है। ऑयल की मसाज मैंने बता दिया है, वो तेल बनाना है घर पे और उसकी मसाज नीचे टेल बोन से सिर की दिशा में हल्के हाथ से रब करना है तेल को 15-20 मिनट, और उसके बाद 20-25 मिनट सिकाई दिन में 3 बार ज़रूर करें। इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, ठीक है। ये अगला सवाल किसी ने पूछा है कि लाल मिर्ची पाउडर से बनी सब्जी नहीं खा सकते हैं। तो सब्जी में लाल मिर्च डलती ही कितनी सी है, थोड़ी सी, लेकिन वो थोड़ी सी जो लाल मिर्च है वो आपके लिए अच्छी नहीं है। और इसीलिए मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बताया है कि जो लोग भी इस दरअसल ये प्रॉब्लम जो है ना वो एसिडिक इफ़ेक्ट जो है ब्लड में जब बढ़ जाता है, यानी कि हमारा जो सिस्टम है, जो वात पित्त कफ है, वो बिगड़ जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा रोल जो है एसिडिटी का होता है, और एसिडिटी जो है वो जिन जिन चीज़ों से बनती है उसमें से लाल मिर्ची भी एक है। और हरी मिर्च जो है ना वो आप फिर भी यूज़ कर सकते हो, पर वो भी अधिक मात्रा में नहीं करनी है। यानी अगर 2 से 3 बंदों का खाना बन रहा है तो आप 2 या 3 मिर्च डालें, और वो भी आप बारीक काट के ना डालें, आप उसे चीर लें बीच में से और उसको ऐसे ही डाल दें, ठीक है। तो उससे मतलब आपका टेस्ट तो जायका आपका बना रहेगा, लेकिन आपको वो खानी नहीं पड़ेगी। जब आपके सामने आती है उसे निकाल के अलग रख दो, है ना। तो इस तरीके से बाकी घर वालों के लिए भी अच्छा है। तो लाल मिर्च की जगह अगर आप हरी मिर्च खाते हैं तो सभी के लिए अच्छा है, तो उनको इस्तेमाल करें। हाँ, वैसे मत खाइए जैसे कच्चे सलाद की तरह हम चबा लेते हैं ना हरी मिर्च, वो नहीं खानी चाहिए। उससे आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, आगे जाके आदत बन जाती है बहुत से लोगों को, तो वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी आप लाल मिर्च को तो आप बिल्कुल अवॉइड करिए, ठीक है। छौंक में आप डाल सकते हैं साबुत लाल मिर्च, लेकिन उसको ज्यों का त्यों डालिए और उसे बाद में निकाल दीजिए अगर आपको टेस्ट बढ़ाने के लिए डालना है तो। पर मैं तो यही कहूँगी कि जो इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, लाल मिर्च बिल्कुल अवॉइड करिए। अगला सवाल ये शीना खान जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मुझे सीढ़ी चढ़ना ही पड़ता है, कैसे चढ़ूं। तो देखिए, सबसे पहला नियम मैंने बता दिया आपको कि सीढ़ी चढ़ना आपके, अगर किसी को डिस्क की तकलीफ है उसके लिए बहुत हानिकारक है, और मैं उस दौर से गुजरी हूँ, इसलिए मैं सिर्फ ये सलाह ही दे सकती हूँ कि अवॉइड करिए। पर अगर आप रूम नीचे शिफ्ट नहीं कर सकते हो और आपको चढ़ना ही पड़ रहा है तो ये आपके हाथ में है कि आप उसे किस तरीके से मैनेज करते हैं। पर बस इतना कह सकती हूँ कि आप अगर बहुत ही मजबूरी है, आप अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप सिर्फ इस तरीके से चढ़ सकते हैं कि जैसे छोटे बच्चे चढ़ते हैं कि एक सीढ़ी पे एक पैर, फिर दूसरा भी उसी सीढ़ी पे, और रेलिंग पे झूलते हुए जाना है। मतलब पूरा वजन जो है रेलिंग के ऊपर डालिए और पैरों को ऐसे लगातार, जैसे हम सीढ़ी चढ़ जाते हैं वैसे नहीं चढ़ना है, छोटे बच्चों की तरह चढ़ना है। एक सीढ़ी पे एक पैर, फिर दूसरा भी उसी सीढ़ी पे, फिर अगली सीढ़ी पे पैर बढ़ाइए। इस तरीके से धीरे धीरे चढ़ना है, भागना दौड़ना तो है नहीं, ठीक है। बाकी इससे आपकी दिक्कत में थोड़ा सा ये है कि सुधार बहुत तेजी से जो हो सकता है अवॉइड करने पे, वो थोड़ा स्लो हो जाए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये दूसरा सवाल भी किसी ने मिर्च को लेकर ही पूछा है। इन्होंने पूछा है कि सुबह और शाम के खाने में सिर्फ हरी मिर्च ही खाना है। सुबह, दोपहर, शाम तीनों ही खाने में हरी मिर्ची ही का इस्तेमाल करिए जी। क्या सब्जी भी हरी मिर्च से ही बनाकर खाना है? मतलब सब्जी तो हरी मिर्च, मतलब हरी मिर्च ही डालनी है ना सब्जी में, तभी खाइएगा। लाल मिर्च तो डालनी ही नहीं है, ओके। ये अगला सवाल मोहित जी का है, जिन्होंने पूछा है कि आप क्रॉस लेग सिटिंग कर पाते हैं क्या? मेरी लेग सुन हो जाती है दोनों, प्लीज़ बताएं करना यह है या नहीं, और काफ पेन भी है। देखिए, अभी तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर पाती हूँ क्रॉस, मतलब आप पालथी मारने की बात कर रहे हैं, मैं आराम से बैठ पाती हूँ, मैं हर पोजीशन में बैठ पाती हूँ अब। लेकिन फिर भी पोजीशन सही हो इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ कि ज़्यादा देर एक गलत पोजीशन में ना रहूँ। हालांकि हम लोगों की आदत बन जाती है कि हम थोड़ा टेढ़े मेढ़े होके लेट जाएं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और जहाँ तक बैठने की, किसी भी चीज़ पे मैं बैठ ही नहीं पाती थी, लेकिन मैं अब ज़मीन पे भी बैठ जाती हूँ और आराम से पालथी मार के बैठती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिनको भी स्लिप डिस्क है
कमर में दर्द है, पैर सुन हो रहे हैं या झंझनाहट की तकलीफ हो रही है ना, तो उन लोगों को पालथी नहीं मारनी चाहिए। और जो जो प्रिकॉशंस मैंने बताए हैं, झुकने का, वजन उठाने का, नीचे बैठने का, उकड़ू बैठने का, बिना सहारा लिए बैठने का, वो सब कुछ प्रिकॉशंस आप ध्यान रखिए। सीढ़ी वगैरह अवॉइड करिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। आपने अभी तक अगर न्यूरो को नहीं दिखाया ना, तो दिखा लीजिए, ठीक है। और टू व्हीलर तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है, झटके लगते हैं उससे और प्रॉब्लम बढ़ती है। तो अगर आपने अभी तक नहीं दिखाया था तो न्यूरो को भी दिखा लें, ठीक है। प्रिकॉशंस आपने अभी से करना है, ओके। ये सरिता जी का मैसेज है, इन्होंने लिखा है कि मुझे भी L5 में प्रॉब्लम है और अभी पता चला है। मुझे 2 बेबी हैं, अभी छोटे हैं, क्या करूं? देखिए सरिता जी, आपको प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ेंगे, और ऐसे में जब छोटे बच्चे होते हैं तो प्रिकॉशंस का लेने का सवाल ही नहीं उठता है, वो हो ही नहीं पाते हैं, है ना। तो इस वक्त आपको किसी की हेल्प चाहिए बिल्कुल, और आपको लेनी ही पड़ेगी हेल्प, क्योंकि अगर आप उनकी केयर करने बैठोगे तो फिर आप इतनी अच्छे से केयर नहीं कर पाओगे, है ना। और आपकी अगर तकलीफ बढ़ गई तो फिर उनकी केयर कौन करेगा। तो अभी आपको इस तरीके से काम को मैनेज करना है कि कोई आपकी हेल्प कर दे, बच्चों को नहलाना धुलाना, जो भी है उनका जो भी काम होता है उसे कोई और कर ले, और जो खड़े होके आप छोटा मोटा काम जो भी आप करते हैं वो करते रहें अपने ट्रीटमेंट के साथ, प्रिकॉशंस को लेते हुए। ध्यान रखिएगा। और मसाज और सिकाई भी आप 2 टाइम कर लें ज़रूर, 3 टाइम करते हैं तो बहुत अच्छा है। कोई अगर आपको कर सकता है तो हेल्प आप ज़रूर करवाएं। अपना ध्यान रखिए खाने का, और जो फिज़िकल परहेज है वो तो आपको करना ही करना है ना। तो जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो उसके साथ। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। फिर भी कोई कुछ चीज़ रह जाए, कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर कुछ ऐसा हो कि आपको बात करनी है या मेडिसिन यूनानी किसी को ना मिल रही हो और मंगवाना चाहते हैं, तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।